हेलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये वाला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा इस चैप्टर का। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डेफिनेशंस है लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल और लिगेंड्स क्या होते हैं एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयंस किसको बोलते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जिसके बिहाफ पर फिर हम डिफाइन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल साल्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आज वाला लेक्चर आने वाले लेक्चर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी होंगी, बेसिक डेफिनेशंस होंगी, इसी से हम उसको आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांजिशन मेटल एटम और आयंस की कि दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दे फॉर्म वैरायटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाई? तो उसके लिए दो रीजन बताए थे आपने, कितने ज्यादा कंपाउंड क्यों बनते हैं। पहला रीजन बताया था इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। कैसा साइज होता है, स्मॉल होता है। और चार्ज कैसा होता है, चार्ज हाई होता है। दैट मीन्स चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, चार्ज टू साइज रेशियो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, हाई क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा होने की वजह से ये इजिली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर आयन से इलेक्ट्रॉन लेकर इनकी तरफ बढ़ेगा तो इनको इजिली क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड रीजन आपने बोला था कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। क्या है इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है। ट्रांजिशन एलिमेंट इनफैक्ट बोलते हैं उनको हैं जिसमें पार्शली फिल्ड इनके इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हों, जिनका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 तक उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो जनरली इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं एंड दीज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स आर यूटिलाइज्ड टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज और अदर स्पीसीज। यानी कि जिन जो स्पीसीज जनरली हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेन दो चीजें होती हैं। एक तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, एक तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन, पहली चीज ये इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज होती है लिगेंड्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर CuH2O की 6 2 पॉजिटिव, तो इसमें आपको एक कॉपर नजर आ रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। एक्चुअल में इसमें क्या है, एक्चुअल में इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ। तो जो ये एक सेंटर में प्रेजेंट है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्पेशल अरेंजमेंट हम जब बनाएंगे, इनका कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रल ड्रा करेंगे, हम उसकी शेप ज्योमेट्री ड्रा करेंगे, तो उसके सेंटर में क्या होगा, सेंटर में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव है और कुछ स्पीसीज ऐसी प्रेजेंट होंगी जो कैपेसिटी रखती हैं, कैपेबिलिटी रखती हैं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएंगे वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे इसमें ये लिख रखा है मैंने Cu2 पॉजिटिव एरो कॉपर की तरफ क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पर H2 लोन पेयर, ठीक है, H2 लोन पेयर, H2 एंड लोन पेयर H2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं बट एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपका डोनेट कर सकता है। तो एक ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों के दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन है एक पेयर में, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने प्रोवाइड किए हो, सिंगल एटम ने प्रोवाइड किए हो, तो तब बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है।
ये भी एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में तो आपने क्या पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड भी जब भी बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, उनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। पर ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ही किसी एक ही एटम की तरफ से आ रहे हो, क्या बनता है, तब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। क्या होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। इसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रेजेंट है और कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर अनायंस, यानी कि आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। उनको क्या बोल देते हैं हम, लिगेंड बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कैसे है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल से। सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं लिगेंड, उनको वो क्या कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है, रख लेता है, जिसकी वजह से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वर्नर थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। वर्नर थ्योरी, अल्फ्रेड वर्नर, उनका दिसंबर 1866 में जो जन्म हुआ था। उनकी एक बहुत ही काफी अच्छे साइंटिस्ट थे, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने महज 29 ईयर, इनके 29 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बन गए थे वो एक यूनिवर्सिटी में, और केवल 3 साल में एटम्स और मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन होते हैं इसके बारे में थ्योरी दी थी। और 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए। तो बेसिकली उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था, मेजरली रहा था एटम्स और मॉलिक्यूल कैसे कंबाइन करते हैं, और दूसरा सेकंड मेजर रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंथेसाइज किए, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उनकी कंडक्टिविटी को डिस्कस किया, उनकी जो आपका प्रेसिपिटेट बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन थे उसको डिस्कस किया। ठीक है ना, तो इसी बिहार पर उन्होंने एक सीरीज दी थी जिसका नाम है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले मैं थ्योरी को पोस्टेड बाद में लिखता हूं, पहले मैं थ्योरी को एक बार समझाता हूं। उसने क्या किया, वर्नर ने COCl3, एक एग्जांपल लेता हूं, वैसे उसने बहुत सारे कंपाउंड सिंथेसाइज किए थे। उसने पहला एक जो कंपाउंड सिंथेसाइज किया था COCl3 एंड अमोनिया का कंपाउंड था। COCl3 और अमोनिया की रिएक्शन करके 3-4 कंपाउंड बनाए, वो मैं लिखता हूं यहां पर कंपाउंड। जैसे उन्होंने देखा COCl3 6NH3 6 अमोनिया पहला। ठीक है, सेकंड कंपाउंड सिंथेसाइज किया COCl3 5NH3, थर्ड जो था COCl3 4NH3, और जो फोर्थ जो था COCl3 वो भी 4NH3 था। ठीक है, उन्होंने कंपाउंड प्रिपेयर कर लिए। जब उन्होंने इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई किसके साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एक्सेस AgNO3 के साथ, तो बताओ क्या होगा। सिल्वर नाइट्रेट की जब किसी भी क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 10th क्लास में पढ़ लिया था अपना आयनिक रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट है उसकी Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा, फटाक से AgCl के व्हाइट कलर के पीपीटी आएंगे, फटाक से AgCl के व्हाइट कलर के क्या आएंगे, पीपीटी आएंगे, और जो नाइट्रेट आयन है वो सॉल्यूशन में कहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ हर एक सॉल्ट की रिएक्शन करवाई, हर एक कंपाउंड की रिएक्शन करवाई। तो AgCl के जो प्रेसिपिटेट बने वहां पर बने 3 मोल। कितने प्रेसिपिटेट बने, 3 AgCl प्रेसिपिटेट हुए। इसके 1 मोल से 3 मोल, 1 मोल से 3 मोल AgCl बने। यहां पर 1 मोल से कितने बने, 2, यहां पर 1 और यहां पर भी 1 मोल AgCl की फॉर्मेशन हुई। कब, व्हेन 1 मोल ऑफ ईच कंपाउंड इज रिएक्टेड विद किसके साथ, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। और उसने क्या नोट किया, और उसने उन्होंने इसका कलर नोट किया। ये किस कलर का था, येलो कलर का। किस कलर का था, येलो कलर का। ठीक है, और क्या नोट किया, इनके भी कलर नोट किए। ये किस कलर का था, पर्पल, और ये हमारा ग्रीन, और लास्ट वाला था हमारा वोयलेट कलर का। साथ ही साथ में उन्होंने कंडक्टिविटी नोट की, कंडक्टिविटी बाय द आयंस, कंडक्टिविटी बाय द आयंस।
तो उसने देखा ये किस टाइप का था, 1,3 इलेक्ट्रोलाइट, ये था 1,2 इलेक्ट्रोलाइट, ये था 1,1 इलेक्ट्रोलाइट, और ये भी क्या था 1,1 इलेक्ट्रोलाइट। या मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं इसको, यहां पर जो कंडक्टिविटी आई फर्स्ट में कंडक्टिविटी आई 4 आयंस की वजह से, कितने आयंस की वजह से, 4 आयंस की वजह से। सेकंड में कंडक्टिविटी आई 3 आयंस की वजह से, और लास्ट के 2 में कंडक्टिविटी आई वो आई 3 आयंस की वजह से। या मैं अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, जब हर एक कंपाउंड की मैंने कंडक्टिविटी नोट की, मैंने क्या 1 में की, तो उन्होंने देखा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी थी, फर्स्ट वाले की, फिर इसकी, फिर सबसे कम इसकी, सबसे कम लास्ट वाले 2 की। ठीक है, लास्ट वाले 2 में क्या डिफरेंस है, लास्ट वाले 2 में अभी मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है। उससे पहले उन्होंने ये सब किया, इनके कंपाउंड को प्रिपेयर किया, AgNO3 के साथ रिएक्शन की, उसने देखा 3 मोल मिल रहे, 2 मोल मिल रहे, 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, यहाँ पर कलर येलो, पर्पल, ग्रीन, वोलेट मिल रहा है, और कंडक्टिविटी में डिफरेंस है 1,3 1,2 1,1 1,1, यानी कि 4 आयन की वजह से कंडक्टिविटी, 3 आयन की वजह से कंडक्टिविटी, 2 आयन की वजह से कंडक्टिविटी, और लास्ट में 2 आयन की वजह से कंडक्टिविटी। एक बार इसको उतार लो, फोटो ले लो इसकी, और उसको स्क्रीनशॉट लेना, जो भी लेना है। ठीक है, एक्चुअल में मैंने क्या देखा, एक्चुअल में उन्होंने देखा कि ये वाला कंपाउंड कैसा है, ये है CO NH3 की 6 सॉरी CO NH3 की 6 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। इसको यहां पर ऐसे कर देता हूं। सेकंड वाला कंपाउंड था वो ऐसे था, CO NH3 की 5, एक क्लोरीन अंदर, बड़ी ब्रैकेट, 2 Cl नेगेटिव। ठीक है, 2 पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। ठीक है, थर्ड वाला था CO NH3 की 4, 2 क्लोरीन अंदर, कितनी क्लोरीन अंदर, 2, और वहां पर 1 पॉजिटिव और 1 Cl नेगेटिव बाहर। सेम हेयर CO NH3 की 4, 2 क्लोरीन अंदर और 1 क्लोरीन बाहर और 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, अब बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों 3 मोल मिले, 2 मोल मिले, इतने मिले, इतने मिले। ठीक है, कलर का बाद में आएगा, जब CFT डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे, VBD डिस्कस करेंगे, कलर का बाद में समझ में आएगा। ठीक है, और कंडक्टिविटी का भी यहीं पर समझ में आ जाएगा कि कंडक्टिविटी 3 4 3 2 2 आयन की वजह से क्यों थी। ध्यान से देखो, इस वाले को भूल जाओ, इधर फोकस करो। इस वाले में आप देख रहे हो एक बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से बाहर ये देखो कितने क्लोराइड आयन है, 3 क्लोराइड आयन बाहर प्रेजेंट हैं। यानी कि जैसे ही मैं एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो फटाक से ये 3 क्लोराइड आयन कितने मोल AgCl देंगे, 3 मोल AgCl की पीपीटी देंगे। यहां पर 2 क्लोराइड आयन बाहर हैं, तो ये कितने मोल AgCl देंगे, 2 ही। अंदर वाला क्लोरीन नहीं देगा। यही ब्यूटी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। क्या ब्यूटी होती है कि विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये बड़ी ब्रैकेट जो दिख रही है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट हैं, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं। ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगी, सिंगल स्पीसीज की तरह बिहेव करेगी। इसमें से कोई भी CO हो, NH3 हो, Cl हो, कोई भी एक अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है वो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, अब ये क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा, ये कोबाल्ट 3 पोस्टर का टेस्ट नहीं देगा। तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट ऑल दीज स्पीसीज बिहेव एज सिंगल एंटिटी एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू देयर इंडिविजुअल टेस्ट। इसीलिए ये क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा, चाहे कितना भी AgNO3 डाल लो, इस क्लोराइड आयन का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर AgCl की पीपीटी कितने बने, बाहर वाले 2 से केवल 2 बनेंगे। सेम हेयर, एक ही क्लोराइड आयन बाहर है, तो एक ही AgCl का पीपीटी बनेगा। ये क्लोराइड आयन बेकार हैं, इनके टक्कर मार लो, पीपीटी नहीं बनेगी। लास्ट वाले में सेम, एक ही क्लोराइड आयन बाहर है इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये भी एक ही मोल। अगर ऐसा होता, इधर देखो, अगर ऐसा होता CO NH3 की 3 Cl3, ऐसा होता अगर, तो कितने मोल AgCl की पीपीटी बनते जब इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करता, तो आंसर है 0। कितने मोल मिलते, 0। क्यों, देखो 3 क्लोराइड आयन हैं, बट फिर से कह रहा हूं वो
क्लोराइड आयन इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देंगे, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ये अपने आप में स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होता है, तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट होकर Cl नेगेटिव कोबाल्ट 3 पॉजिटिव अमोनिया नहीं दे सकता। इसी वजह से ये एक्सेस ऑफ एजिनोथ्री के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो 0 मोल एजीसर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, ये तो बात भी एजीसर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। बात करते हैं 1,3 इलेक्ट्रोलाइट आइटम क्लब। देखो यहाँ पर एक आयन ये हो गया और 3 आयन ये, तो 1,3। यहाँ पर क्या है 1 2, तो 1 2। ये क्या यहाँ पर क्या है, एक आयन ये हो गया और एक क्लोराइड आयन 1 1। यहाँ पर भी एक सिंगल एंटिटी और एक आयन ये हो गया 1 1। यानी कि यहाँ पर देखो 1 और 3 कितने आयन की वजह से कंडक्टिविटी थी, 4 आयन की वजह से। यहाँ पर 1 और 2 3 आयन की वजह से कंडक्टिविटी है, और यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी है ये है, और एक कितना है 2। यहाँ पर भी 1 एंड 1 कितना हो गया 2। तो ये अल्फ्रेड वर्नर की क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने सीरीज ऑफ कंपाउंड्स पर काम किया और बहुत ही मेहनत की और एक थ्योरी प्रपोज कर दी। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब मैं पोस्टलेट लिखता हूं, इसको उतार लो फटाफट, फोटो ले लो इसकी। ठीक है, ले ली, चलो। तो पोस्टलेट ऑफ अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले पोस्टलेट लिख लो, देखो each metal in coordination compound show 2 type of valency. Each metal in coordination compound show 2 type of valency. पहली पोस्टलेट, each metal ion show 2 types of valency, 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज भी बोल सकते हो उसको, लिंकेज और वैलेंसीज। ठीक है, क्या 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 बोलते हैं उनको, 2 टाइप वैलेंसी को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं एक को, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, दूसरी जो होती है वो तो सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंड पोस्टलेट जो थी वर्नर की वो थी, पहली पोस्टलेट में बताया ईच मेटल आयन शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज और लिंकेज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। साथ में ये कहा कि हर एक मेटल सेटिस्फाई करना चाहता है प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। हर एक मेटल आयन प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। कैसे? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन से। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। कैसे होती है वो? आयनाइजेबल होती हैं। एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय किससे? नेगेटिवली चार्ज आयन से, नेगेटिवली चार्ज आयन से। ठीक है, इनफैक्ट प्राइमरी वैलेंसीज आर नथिंग बट दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्राइमरी वैलेंसी किसकी इक्विवेलेंट होती है? इट इज इक्विवेलेंट टू किसकी इक्विवेलेंट होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, थर्ड क्या कहा उसने? सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। कैसे होती है ये? नॉन आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड करेंगे, सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, या तो नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई करेंगे या फिर उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट लिख लो, इनफैक्ट सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर की। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है,
सेकेंडरी वैलेंसी वैलेंसीज आर कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होती है वो? कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं, कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच हैं। मान लो 6 लिगेंड डायरेक्टली अटैच हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। और उसका जो उसका सेकेंडरी वैलेंसी किसकी इक्वल होगी? 6 के इक्वल होगी। तो क्या कहती है फोर्थ पोस्टुलेट, वर्णन ने कहा फोर्थ पोस्टुलेट में कि कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ए मेटल आयन इज डेफिनिट। किसी भी मेटल आयन के लिए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। और उसकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट होती है। दैट मींस देयर इज डेफिनेट स्पेशल arrangement of ligands around central metal atom या आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ जो लिगेंड लगे होते हैं उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट होती है, और उस चीज को बोल देते हैं हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। क्या बोल देते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोल देते हैं इसको। तो 4 पोस्टुलेट थी। पहला, हर एक मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एक प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। हर एक मेटल चाहता है कि मेरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाए। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, इनके नेगेटिवली चार्ज आयन सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में वो, ठीक है ना। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इनफैक्ट सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल से। फोर्थ पोस्टुलेट में कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी मेटल एटम के लिए फिक्स होता है, यानी कि उसकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में फिक्स होता है, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हो सकते हैं। और जो लिगेंड अटैच हैं उनकी स्पेस में एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट होती है, और स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं हम? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोल देते हैं। तो ये वर्नर ने कहा था। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन दिस ऑल दिस हमने पढ़ी हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल साल्ट्स में डिफरेंस करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, क्यों हमारे लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या डिफरेंस है, क्या उनको अलग चीज बनती है, तो कौन सी ऐसी बात है जिनको अलग बनाती है डबल सॉल्ट से। तो एक तरफ लिखता हूं मैं डबल सॉल्ट्स, और एक तरफ हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सीसी लिख देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कई बुक्स में कॉम्प्लेक्स लिखा होता है, बट पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते थे, बट आईपीएससी ने नई रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बोला है कि इनको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो, पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट है। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दोनों इक्विमोलर मिक्सचर होते हैं दो सिंपल सॉल्ट्स का। क्या लिखोगे? डबल साल्ट आर द equimolar mixture of two salts in a definite proportions. Double salt are equimolar mixture of two salts in definite ratio. यहां पर डेफिनेट रेशियो हो भी सकती है और डेफिनेट रेशियो हो भी नहीं सकती, ठीक है। सो इट इज द मिक्सचर ऑफ टू salts present in equimolar ratio, and it is the mixture of two simple salts present in equimolar ratio. इक्विमोलर रेशियो में और मे नॉट बी प्रेजेंट है, ठीक है। मेन पॉइंट पर आता हूं सीधा, ये केवल अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। these are stable only in solid state. In aqueous solution
in aqueous solution they dissociate to give simple salt और आयंस। ये केवल सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेकर जाओगे तो या तो सिंपल सॉल्ट जिससे बने उसमें डिसोसिएट हो जाएंगे या फिर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स दे loses their identity in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। ठीक है, साथ ही इसमें मेटल एक ही तरह की वैलेंसी शो करती है। मेटल शो ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल शोज ओनली वन टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। लिख लेना, दे आर स्टेबल इन एक्वस स्टेट, बोथ इन एक्वस स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। सो क्या लिखोगे इधर, स्टेबल इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एज इट इज रहते हैं, वो टच से मिसल होते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट हो जाते हैं बट दे डू नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन से। दे लूजेस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जाते या तो किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, सिंपल आयंस में, या फिर जिससे बने उसमें डिसोसिएट हो जाएंगे। बट ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करे रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, दे डू नॉट या दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी in aqueous solutions। नेक्स्ट अल्फा डोनर की पोस्टुलेट आती है कि मेटल जो है दो तरह की वैलेंसी दिखाता है। यहाँ पर मेटल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी इक्विवेलेंट टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी इक्विवेलेंट टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी satisfied by the negatively charged ligands and secondary valency satisfied by the negatively charged ions or the neutral molecules। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की वैलेंसी है, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्या यहाँ पर आयंस के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट किसके बीच में प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल मेटल एटम और जो आयंस है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर एक बार उसको बता दो, एग्जांपल लिखता हूं डबल सॉल्ट का और सीसी का। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं भाई और उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, जो ये बातें लिखी हैं। ठीक है, सीसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट की बात करते हैं। डबल सॉल्ट का एग्जांपल है कार्नालाइट। क्या लिखोगे, कार्नालाइट। क्या होता है कार्नालाइट, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6H2O। ठीक है, मोहर सॉल्ट क्या होता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, 6H2O और अलम्स। कल 2 सल्फेट आए 12 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। या कई बुक इसको ऐसे भी लिखती हैं, K2SO4 Al2SO4 की 3 और 24 वाटर मॉलिक्यूल, एक ही बात है। तो कार्नालाइट की बात करूं, ये सॉलिड स्टेट में तो एज इट इज रहेगा, पोटासियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, 6H2O। जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं या तो सिंपल सॉल्ट यानी कि KCl MgCl2 में टूट जाएगा या फिर आयंस में टूट जाएगा। किसमें, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं इन आयंस के टेस्ट करूं, इन आयंस के लिए टेस्ट करूं
तो ये K पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा, Mg2 पॉजिटिव का भी टेस्ट देगा और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस का भी टेस्ट देगा। ठीक है। मोहर साल्ट की बात करूं तो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, बट एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही डिसोसिएट हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो वहां पर ये Fe3 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का टेस्ट देगा और कौन इसमें अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा। सेम हियर, ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने के बाद K पॉजिटिव देगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के क्या देगा और साथ में सल्फेट के क्या देगा, टेस्ट देगा। ठीक है। इधर ये सल्फेट लिख दिया, सल्फेट नहीं क्लोराइड आयन, क्लोराइड है ना इसमें भाई, क्लोराइड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेस्ट देंगे। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता हूं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखो, मान लो क्या है CuNH3 की 4 2 पॉजिटिव ये है, या फिर CuNH3 की 4 Cl Br पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, या फिर क्या है K3FeCN की 6 ये है। तो ये सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल है, एक्वा स्टेट में भी स्टेबल है। ठीक है ना, तो ये एक्वा स्टेट में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये वाला एक्वा स्टेट में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो ये वाला क्या है, इसमें देखो अमोनियम भी प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट है, ब्रोमाइड आयन भी प्रेजेंट है, कोबाल्ट 3 आयन भी प्रेजेंट है। बट ना तो कोबाल्ट 3 आयन के टेस्ट, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन के टेस्ट देगा, ना ही ब्रोमाइड के, ना ही क्लोराइड के, किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। क्योंकि क्या बताया था मैंने, ये डिसोसिएट ही नहीं होता, एज इट इज रहता है, एक्वस सॉल्यूशन में भी स्टेबल होता है। तो ये वाली स्पीसीज जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखी है, लिखी हुई है, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करती है। इट बिहेव लाइक ए सिंगल एंटिटी, सो इट विल नॉट डिसोसिएट टू गिव द ब्रोमाइड एंड क्लोराइड आयन। दैट इज व्हाई इट विल नॉट गिव एनी टेस्ट ऑफ द क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड द कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस। एंड सिमिलरली दिस वन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है, एक जो K3 है, इनके ये क्या है 3K पॉजिटिव एंड FeCN की 6 3 नेगेटिव। ये तो सिर्फ काउंटर आयन है, ये तो सिर्फ काउंटर आयन है। कहीं बोल दो इसको ये डिसोसिएट होगा, ये तो पहले से डिसोसिएट, ये तो काउंटर आयन है। बात इसकी करते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। क्या स्क्वायर ब्रैकेट वाला Fe3 पॉजिटिव फेरिक आयन के या फिर साइनाइड आयन के टेस्ट देगा? आंसर है नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, द आयंस विद इन इट आर, जो क्या है वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करती हैं, वो अपने आप में स्टेबल हैं। तो ये डिफरेंस आपका डबल सॉल्ट के बीच में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में। डबल सॉल्ट सिंपल दो सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है, दो सिंपल सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है एक भी मोलर रेशियो में। ये भी क्या है, ये भी ऐसे ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ये भी क्या है, आपका मिक्सचर है दो सॉल्ट का, बट वो इक्विमोलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट मेन डिफरेंस, इट इज स्टेबल ओनली इन सॉलिड स्टेट, बट इट इज स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशंस। इसमें क्या है, and dissociate हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में to give the corresponding ions or the corresponding salt, but it will not dissociate to give the corresponding ions। यहाँ पर मेटल एक ही तरह की वैलेंसी शो करती है। देखो Fe3 पॉजिटिव, MnS4 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या है ये K पॉजिटिव, बट यहाँ पर मेटल जो है दो तरह की वैलेंसी शो करती है। कैसे, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ये तो क्या है प्राइमरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके कितने एटम्स ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच है कोबाल्ट के साथ, तो कितने हैं, 4 अमोनिया, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये तो क्या था प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। यहाँ पे कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 है, 4 अमोनिया, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसमें भी क्या है, देखो K3 पॉजिटिव डायरेक्ट Fe के साथ अटैच नहीं है, वो तो काउंटर आयन है, इसको भूल जाओ इसको। 6 साइनाइड आयन इसके साथ अटैच है, और साइनाइड का भी जो कार्बन है वो अटैच है। तो बेसिकली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, Fe3 पॉजिटिव के +3 है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हमें पता चल गया है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस, और ये भी पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डेफिनेशन लिखनी हो किसी को लिख सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयंस इज attached to some atoms, ions or neutral molecules by coordinate bonds, and these these atoms, ions or molecules are known as the ligand, and ligand around the central metal atom or ions
provide a definite spatial arrangement, they have the definite geometry, so that is known as the coordination compounds. ठीक है, तो कुछ बेसिक डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है मैंने बता दिया. Coordination compounds are those compounds in which central metal atom or ions is directly attached to the some ligands which give definite spatial arrangement, और एक और चीज का ध्यान रखना, एक चीज और एक जोड़ के लेना. Coordination compound are those compounds in which central metal atom or ions is attached to some ligands through coordination bond. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? जब लिगैंड के पास कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की. किसको? सेंट्रल मेटल एटम के पास. ठीक है, और उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री होती है. ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है. अरे ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल हो सकती है. जैसे NaCl की 4 ये क्लोराइड एंड क्लोराइड. तो इसमें जो है कैसी ज्योमेट्री? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. ठीक है, तो एक सेंट्रल मेटल एटम है, सॉरी आयन है, निकल 2 पॉजिटिव, और 4 क्लोराइड आयन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डेफिनेट स्पेशियल अरेंजमेंट है. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है. क्या हो सकता है? स्क्वायर प्लेनर PtCl की 4 2 नेगेटिव. तो इसमें क्या है? प्लेटिनम है, और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट में इसके चारों तरफ क्या? क्लोराइड आयन. ठीक है जी, क्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन से. तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, Pd2 पॉजिटिव. ठीक है, या फिर ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है. ऑक्टाहेड्रल जो पानी वाला एग्जांपल बताया था, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्लू कलर का होता है, ब्यूटीफुल ब्लू कलर होता है इसका, कॉपर. तो 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ हैं, ऑक्टाहेड्रल. या वो कैसी ज्योमेट्री होती है? स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हो सकती है. ठीक है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट क्या कहलाती है? आपकी ऑक्टाहेड्रल कहलाती है. हालांकि आइसोमेरिज्म, जो आपका आइसोमेरिज्म तो है, लेकिन जो शेप वगैरह है, सॉरी आइसोमेरिज्म वगैरह है, वो एक्सक्लूड कर दिए, सिलेबस से हटा दी गई है. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है अपने. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड्स इन विच central metal atom or ions is attached to the ligands through the coordinate bond, and these ligands around the central metal atom form the definite geometry or definite spatial arrangement which is known as the coordination polyhedron. ठीक है, तो अब फर्स्ट डेफिनेशन लिखोगे. सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? जब तक इंक भर लेता हूं, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है? तो सेंट्रल मेटल एटम, या उससे पहले आप लिखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिख लो. कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल मेटल एटम. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. यस. कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इंक खोल मेरी इंक की बोतल खोल लेते हैं. यस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitute central metal ion or atom and ligands around it in a definite spatial arrangement. Coordination entity, first definition. Coordination entity, it constitute central metal atom or ions and ligands भी डिस्कस करेंगे क्या होते हैं. वैसे मैंने बता दिया, ligands around central metal atom or ion in definite spatial arrangement, स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. फॉर एग्जांपल जैसे FeCl की 6 3 नेगेटिव. तो ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है इनफैक्ट, और ये क्या है? लिगेंड है. तो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है और एक स्पेशल अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, जैसे इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो उसको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी. क्या कहलाएगी वो? कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगी. ठीक है,
सेकंड, सेंट्रल मेटल एटम होता क्या है? सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम। सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिख लो इसको, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज डिफाइंड एज द मेटल एटम और आयंस, द मेटल एटम्स और आयंस टू विच ligands are coordinated through coordination bond. Ligand are coordinated through coordinate bond and give a spatial arrangement, give a definite spatial arrangement. So उसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जैसे ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में Fe3 पॉजिटिव, इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? लिगेंड, यानी कि Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव। ठीक है, तो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर सेंट्रल आयन प्रेजेंट है और चारों तरफ इसके क्या है? लिगेंड्स प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो उसको बोल देते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। नेक्स्ट है लिगेंड। क्या होता है लिगेंड? एनी एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, या फिर आयंस है, which has capability to donate electron pair to central metal atom or ions and form coordinate bond with it. Any atom or group of atoms or ions which has capability to donate electron pair to central metal atom or ions and form coordinate bonds and provide a definite spatial arrangement or geometry is known as ligands। यानी कि लिगेंड वो एक ऐसी चीज है, कोई भी एटम है, कोई भी आयन है या ग्रुप ऑफ एटम यानी कि मॉलिक्यूल है, जो कैपेबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। किसको डोनेट करने की? सेंट्रल मेटल एटम को। डोनेट करने के बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट बनेगी सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड्स की। उस स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं? ज्योमेट्री बोल देते हैं, या स्पेसिफिक रहूं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो इसको भी लिख सकते हो फोर्थ में, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन? तो इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट, कौन सी स्पेस वाली? इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम्स। It is the spatial arrangement of ligands around the central metal atom और ions। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कैसी हो सकती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, वो टेट्राहेड्रल हो सकती है, वो स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, वो टीबीपी हो सकती है, वो स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है। डिपेंड करता है किस तरह का मेटल है, कितने लिगेंड हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है, वो फिक्स होता है मेटल के लिए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दैट इज नोन द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ठीक है, फिर आता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया कोऑर्डिनेशन सफियर क्या होता है रे बाबा? कोऑर्डिनेशन सफियर, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एंड लिगेंड कोऑर्डिनेटेड टू इट आर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिख लो, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस एंड लिगेंड्स attached or coordinate to central metal atom are enclosed in square bracket। इसमें enclose करते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, उस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन सफियर। फॉर एग्जांपल मान लो, लेट्स सपोज FeCN की 6 ऊपर लिखा है, तो Cn की 6 2 नेगेटिव ले लेता हूं, मान लो ये है आपका, ठीक है, 4 नेगेटिव ले लेता हूं। FeCN की 6 4 नेगेटिव। तो देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, वो सिंगुलरिटी की तरह बिहेव करता है, और इस विद इन द कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन सफियर। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन सफियर। मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, K3 FeCN की 6 ऐसे लिखता हूं, तो ये K3 इस कोऑर्डिनेशन सफियर का हिस्सा नहीं है, केवल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कोऑर्डिनेशन सफियर का कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हिस्सा है। मान लो कुछ ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है? मान लो ऐसा लिखा है, CU
NH3 की 6 SO4 कुछ ऐसा लिखा है। तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट तो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन सफियर। और जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है वो तो सिर्फ क्या है, काउंटर आयन है, वो तो सिर्फ क्या है, काउंटर आयन, वो तो सिर्फ क्या है, काउंटर आयन है, ये तो काउंटर आयन है, ये भी क्या है, काउंटर आयन, क्या है जी, काउंटर आयन होता है। ठीक है, वीडियो से चल रही है, यस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सब कुछ है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन लिख लोगे, वीडियो में भी कभी काफी कम टाइम बचा है, 50 मिनट के होने के बाद बंद होता है कि हाँ, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज द चार्ज विच अपीयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इट इज द चार्ज विच अपीयर ऑन द सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल आयन और एटम when all the ligands are removed from it with their charge, जब सभी लिगेंड्स को हटा देंगे सेंट्रल मेटल एटम से उनके चार्ज के साथ, तो जो मेटल एटम पर चार्ज अपीयर होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहलाता है उसका, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास कॉपर 6 पानी के साथ 2 पॉजिटिव, ठीक है, तो इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए, 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, तो इस पर जो चार्ज अपीयर होगा, वो जो चार्ज अपीयर होगा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, ये रोमन में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको, रोमन में 2 को ऐसे लिखेंगे, मान लो ये है कोबाल्ट NH3 की 6 3 पॉजिटिव, तो इसको कैसे लिखूंगा, कोबाल्ट 3 लिखूंगा, रोमन में लिखते हैं इसको। ठीक है, एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर आता ही है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है, बट कोई कॉम्प्लेक्स लिख कर दे देगा आपको बताना इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। डिटेल में वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आगे यहाँ पर डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि लिगेंड के कितने एटम डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, डायरेक्टली बॉन्ड बनाया हुआ है, डायरेक्टली टच कर रहे हैं उसको, तो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जैसे यहाँ पर इसमें डायरेक्टली लिगेंड, वाटर पूरा लिगेंड है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कॉपर बनाया था, पहले भी बनाया था, यानी कि O O O O O H2 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 H2, यानी कि ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रही है इसके साथ। ठीक है ना, तो देखो 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम 6 एटम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लो ऐसे लिखता हूं Pt NH3 की 2 एंड Cl2 ऐसे लिखता हूं, तो यहाँ पर 2 अमोनिया है ना, अमोनिया का नाइट्रोजन, यानी कि 2 तो नाइट्रोजन इसके और 2 क्लोरीन एटम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। मान लो ऐसे लिखता हूं Pd Cl की 4 2 नेगेटिव, तो 4 क्लोराइड आयन डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, प्लेटिनम के साथ अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम लिगेंड क्या होते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।